यहाँ पर एक तख्ता पलट हो गया है तुर्की में और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन इसके मुख्य कलाकार बने हैं। जानेंगे क्या हुआ है। एक तरफ जहाँ भारत में MI6 आया हुआ था, दूसरी तरफ वहाँ तख्ता पलट बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की में राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंदी और इस्तांबुल के मेयर एकेरेम इमामोग्लू को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और आतंकवादी समूह की मदद करने के आरोपों के तहत की गई है। विपक्षी दल, खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी CHP ने इसे हमारे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट करार दिया है। इस घटना से तुर्की की राजनीति में हलचल मच गई है और विपक्ष का दावा है कि ये अर्दोगन की सरकार द्वारा इमोग्लू को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से बाहर करने की साजिश है। इस हिरासत ने तुर्की की मुद्रा लीरा को भी प्रभावित किया है, जो 12% गिरकर डॉलर के मुकाबले 42 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 19 मार्च 2025 को तुर्की पुलिस ने सुबह इमामोग्लू के घर पे छापा मारा, उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके साथ उनके कई सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया। अभियोजकों ने कहा कि इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार, आपराधिक संगठन का नेतृत्व, रिश्वतखोरी और प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की मदद करने जैसे गंभीर आरोप हैं। इनमें से कुछ आरोपों को मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। CHP नेता ओज़गुर ओजेल ने इसे तख्ता पलट की कोशिश कहा है और चेतावनी दी है कि यह लोकतंत्र पर हमला है। इमामोग्लू ने हिरासत में लिए जाने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा। ये जनता की इच्छा को कुचलने की कोशिश है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। ये घटना उस समय हुई है जब इमामोग्लू को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। उनकी लोकप्रियता ने अर्दोगन के 22 साल के शासन को चुनौती दी थी, खासकर 2019-2024 के इस्तांबुल मेयर चुनाव में उनकी जीत के बाद। तुर्की में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हटाने की ये घटना नई नहीं है। 12 सितंबर 1980 को तुर्की में हुआ सैन्य तख्ता पलट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा चरम पर थी। दक्षिणपंथी और वामपंथी समूहों के बीच संघर्ष में हर दिन दर्जनों लोग मारे जा रहे थे। इस अराजकता का फायदा उठाते हुए तुर्की की सेना ने जनरल केनन एवरेन के नेतृत्व में सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। हालांकि उस समय भी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया गया था। हजारों सैनिक, जजों, शिक्षकों, पत्रकारों को ले लिया गया था हिरासत में। अर्दोगन ने उसे कुचल दिया था। इमामोग्लू की हिरासत ने तुर्की की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। 1980 का सैन्य तख्ता पलट और 2016 की असफल कोशिश बताती है कि तुर्की में सत्ता में अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ऐतिहासिक रूप से कठोर कदम उठाए जाते रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, इमामोग्लू की हिरासत ने तुर्की की अर्थव्यवस्था पे तत्काल असर डाला है। इस घटना के बाद तुर्की की मुद्रा 12% गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 42 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस कार्रवाई को राजनीतिक अस्थिरता और अर्दोगन सरकार की सत्तावादी नीतियों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लीरा का मूल्य पहले से ही कमजोर था क्योंकि तुर्की पिछले कुछ सालों में उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। साल 2024 में मुद्रास्फीति की दर 60% तक पहुंच गई थी और विदेशी निवेश में कमी आई थी। इस हिरासत ने विदेशी निवेशकों का भरोसा और कम कर दिया है, जिसके कारण पूंजी का बहिर्गमन तेज हो गया है। इसके अलावा तुर्की का शेयर बाजार भी प्रभावित हुआ है। इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखी गई है क्योंकि यह अनिश्चितता बढ़ी है कि क्या अर्दोगन अपने विरोधियों को दबाने के लिए और सख्त कदम उठाएंगे। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही ऊंचे ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से दबाव में थी। इमामोग्लू की हिरासत ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है क्योंकि यह संकेत देता है कि सरकार आर्थिक सुधारों के बजाय राजनीतिक नियंत्रण को प्राथमिकता दे रही है। तुर्की में इस तरीके की चीजों का दीर्घकालिक असर पड़ता है और अभी भी यहाँ पड़ने वाला है। हालांकि बात करें भारत की
तो भारत के लिए तुर्की का उथल पुथल जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट माइकल रूबिन, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि भारत को इन्हें एक टेररिस्ट राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, एक आतंकी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अर्दोगन जिस तरीके से करते हैं, अर्दोगन जानबूझकर समस्याओं को बढ़ाते हैं, ये बात भी कही जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, जिसमें कहा जा रहा है कि अर्दोगन की नीतियां आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने गाजा में हमास और कश्मीर में आतंकवादियों का उदाहरण दिया। रूबिन के अनुसार अर्दोगन कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन बंद नहीं करेंगे क्योंकि वह इसे वैचारिक लड़ाई मानते हैं, लेकिन अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है, जैसे कि कुर्दिस्तान पार्टी को हथियार देता है, तो शायद अर्दोगन अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें। रूबिन ने यह भी कहा कि भारत अपनी कूटनीति में बहुत नरम रहा है, उसे अपने विरोधियों के खिलाफ सख्त रणनीति अपनानी चाहिए। ये बयान उस समय आया है जब तुर्की ने हाल ही में फरवरी 2025 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया है। भारत ने इसे अस्वीकार बताते हुए तुर्की के राजदूत को कड़ा विरोध दर्ज कराया। रूबिन का तर्क है कि तुर्की की ये हरकत उसकी आतंकवाद समर्थक नीति का हिस्सा है और भारत को इसे स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। तुर्की के आतंकवाद समर्थन को समझने के लिए 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक प्रासंगिक ऐतिहासिक उदाहरण है। उस समय पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद का सहारा लिया। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार शुरू किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों शरणार्थी भारत में आए। भारत ने इसका जवाब देते हुए दिसंबर 1971 में युद्ध छोड़ा, बांग्लादेश को आजाद कराया। इस दौरान पाकिस्तान को अमेरिका और उसके सहयोगियों का समर्थन था, लेकिन सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्तावों का वीटो किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हथियार बनाया। आज उसी तरह तुर्की भी अपनी भूमिका निभा रहा है। रूबिन ने कहा कि जैसे 1971 में भारत ने सोवियत समर्थन के साथ जवाब दिया, उसी तरह तुर्की पाकिस्तान की साझेदारी के खिलाफ सक्रिय कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके के माहौल बन रहे हैं, इस माहौल में भारत भी अपने हिसाब से काम कर ही रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी हाल ही में इनके चीफ आए हुए थे भारत, और भारत में इनके चीफ ने यहाँ मुलाकात वगैरह की थी, पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि तुर्की का संकट अब धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि लोग भी उतर आए हैं अर्दोगन की इस नीति के खिलाफ, और वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि अर्दोगन जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भी यहाँ अर्दोगन आने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आर्मेनिया को भारत ने हथियार बड़ी संख्या में देने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ लगातार 400 आकाश 1S मिसाइलें भी दी गई है। आर्मेनिया अब तक अजरबैजान के तुर्की और इजराइल से मिले किलर ड्रोन्स के बड़े खतरे का सामना कर रहा था। आर्मेनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलना एक बड़ा कदम है, जो ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक गिराने की ताकत रखता है। यही नहीं, ये भारत के हथियारों पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक भी है। आकाश 1S मिसाइल सिस्टम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है, जो भारत की स्वदेशी ताकत को दिखाता है। आकाश को भारत के DRDO और BDL ने विकसित किया है। इस सिस्टम में स्वदेशी सीकर लगाया गया है, जो आसानी से हवा में अपने दुश्मन को सूंघ लेता है और उसे मार गिराता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या माइकल रूबिन सही कह रहे हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।